कहानी की शुरुआत होती है ईस्ट सी के अंत में मौजूद एक जादुई फुसांग ट्री से, जिसके नीचे वॉइड स्पिरिट वर्ल्ड बसा है। यहाँ इंसानों का दर्द और अधूरी इच्छाएं जमा होकर खतरनाक स्पिरिट्स बन जाती हैं, जिनकी रूलर हे सिमो है। इतनी पावरफुल होने के बावजूद हे सिमो के पास देखने, चखने या महसूस करने की 5 सेंसेस नहीं है। एक पुरानी भविष्यवाणी के मुताबिक जो भी जादुई डिलीवरेंस स्वॉर्ड का मास्टर बनेगा, वही हे सिमो की ये खोई हुई सेंसेस वापस ला सकता है। अपनी सेंसेस की तलाश में हे सिमो इंसानी दुनिया के लियांगजो शहर में आती है। वहाँ जंग के बीच एक घायल शख्स उससे अपने बेटे शुए चैनियांग को बचाने की भीख मांगता है। तभी वहाँ कमांडर डांशु अपनी सेना के साथ पहुँचता है। हे सिमो नोटिस करती है कि डांशु के पास जो तलवार है वो असल में उसकी आंट की वही डिलीवरेंस स्वॉर्ड है। सच्चाई जानने के लिए हे सिमो एक कमजोर इंसानी शरीर में आ जाती है, जिसका नाम हे शियाओ है। कमजोर शरीर की वजह से हे सिमो डांशु से चैनियांग को बचाने की गुहार लगाते ही बेहोश हो जाती है। डांशु दोनों को पनाह देता है, पर उसकी सबॉर्डिनेट मैंगवान को उन पर शक होता है। वो उन्हें टेस्ट करने के लिए चोंग स्टेट के बंस खिलाती है, जिससे चैनियांग को उल्टी हो जाती है। ये साबित होने पर कि वो जासूस नहीं है, मैंगवान फिर भी उन्हें मेंशन से बाहर निकाल देती है। इसके बाद हे सिमो चैनियांग के पिता का अंतिम संस्कार करती है। जब डांशु भेष बदलकर शहर का जायजा लेने निकलता है, तो हे सिमो और चैनियांग बेघर होकर उसके पीछे पहुंच जाते हैं। डांशु उन्हें फिर अपने साथ रख लेता है, पर तभी उस पर एक जानलेवा हमला होता है। हे सिमो दूर से देखती है कि कैसे डिलीवरेंस स्वॉर्ड ने डांशु को अपना असली मास्टर मान लिया है। हे सिमो का एडवाइजर हे जियाफेंग बताता है कि डांशु एक स्कॉलर फैमिली से है, जिसे दुश्मनों ने फंसाकर बॉर्डर पर भेज दिया है। हे सिमो सोचती है कि डांशु के कई दुश्मन हैं, तो उसके मरते ही वो तलवार वापस ले लेगी। एक रात जब डांशु दुश्मनों से लड़ रहा होता है, तो हे सिमो की जादुई लालटेन तलवार के डर से अनकंट्रोल हो जाती है और हे सिमो सीधे डांशु के सामने जा गिरती है। दूसरी तरफ चैनियांग के पीछे एक खतरनाक स्पिरिट पड़ जाती है, जिससे सेना भी नहीं लड़ पाती, लेकिन हे सिमो एन वक्त पर आकर अपनी पावर से उस स्पिरिट को भगा देती है। अगले दिन डांशु मौसम का अनुमान लगाने के बहाने शियाओ शियाओ को सिटी टावर पर ले जाता है, पर असल में वो उसका बैकग्राउंड टेस्ट कर रहा होता है। इस टेस्ट में डांशु को पता चलता है कि वो कलर ब्लाइंड है और उसकी सेंसेस गायब हैं। उधर हे सिमो को पता चलता है कि डांशु ने अपनी पहचान को लेकर झूठ बोला है। जब वो डांशु को एक जनरल के साथ लड़ते देखती है, तो उसकी कातिलाना स्किल्स देखकर वो समझ जाती है कि वो कोई मामूली स्कॉलर नहीं है। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि डांशु उन दोनों को देख पा रहा था। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब पता चलता है कि शियाओ शियाओ और चैनियांग असल में आम लोगों के लिए पूरी तरह इनविजिबल है। इसी बीच एडवाइजर फेंग की नई इन्वेस्टिगेशन से डांशु के अतीत का एक बड़ा राज खुलता है। 12 साल की उम्र में डांशु एक मशहूर स्कॉलर हुआ करता था, लेकिन 19 साल की उम्र में घर लौटते वक्त उस पर डाकुओं ने हमला कर दिया। उस हमले में उसके सारे नौकर मारे गए और कुछ समय बाद उसकी दादी भी चल बसी, जो उसे असल में पहचानती थी। इससे हे सिमो को शक हो जाता है कि आज का डांशु असल में कोई बहरूपिया है, जिसने असली डांशु की जगह ले ली है। इसी दौरान दुश्मन सेना शहर पर हमला कर देती है। हे सिमो तो इस ताक में बैठी थी कि डांशु मरे और वो अपनी तलवार वापस ले, यहाँ तक कि वो उसके लिए शोक गीत भी तैयार रखती है। लेकिन डांशु सबको हैरान करते हुए दुश्मन की भाषा में कुछ बोलकर आसमान से सैकड़ों रहस्यमयी लाल पक्षियों को बुला लेता है, जो दुश्मन सेना पर टूट पड़ते हैं और पूरी बाजी पलट जाती है। दूसरी तरफ शियाओ शियाओ और चैनियांग को ले जा रहे छोटे से काफिले पर दुश्मन अचानक घात लगाकर हमला कर देता है। सेना के मुट्ठी भर जवान 200 सैनिकों के सामने घिर जाते हैं। हालात बिगड़ते देख हे सिमो खुद मैदान में उतरती है और नीले रंग के आग के गोले बरसाकर दुश्मनों का सफाया कर देती है। बाद में पता चलता है कि यह हमला असल में डांशु की ही एक सोची समझी प्लानिंग थी। उसे अपने कैप्टन हान लिंक्यू पर गद्दार होने का शक था, इसलिए उसने यह जाल बुना था ताकि उसकी सच्चाई सामने आ सके। मगर हे सिमो के बीच में कूद पड़ने से कैप्टन का असली चेहरा साफ नहीं हो पाता। इसी बीच कमजोर इंसानी शरीर की वजह से शियाओ शियाओ को तेज बुखार आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। जब डॉक्टर उसका चेकअप करता है, तो सेंसेस न होने की वजह से शियाओ शियाओ बस उसकी बातों को दोहरा देती है। थोड़ी देर बाद डांशु खुद दवा लेकर आता है और सीधे कह देता है कि वो उसकी असलियत जान चुका है। दोनों के बीच की बहस इतनी बढ़ जाती है कि हे सिमो डांशु की पहचान पुख्ता करने के लिए उसके शरीर के घाव तक चेक करने लगती है। इसी बीच लाल पक्षियों का एक और बड़ा राज खुलता है कि वो कोई जादुई जीव नहीं, बल्कि डांशु की एक चालाक ट्रिक थी। उसने आम कबूतरों को लाल रंग से रंग दिया था ताकि दुश्मन की अंधविश्वासी सेना उन्हें देखकर डर जाए। दुश्मन के अंधविश्वास का फायदा उठाकर डांशु की सेना ने तीरों की बौछार कर दी थी। दुश्मन की कहानियों को इतनी गहराई से जानने के कारण हे सिमो को यकीन हो जाता है कि डांशु का कनेक्शन दुश्मन देश से है। इसी बीच वॉइड स्पिरिट वर्ल्ड का खूंखार और बेरहम कमांडर फू मिंग्यू इंसानी दुनिया में आता है, जो हे सिमो के सामने आते ही बेहद सॉफ्ट हो जाता है और उसे एक तोहफा देता है। और उधर शियाओ शियाओ की सलाह पर डांशु जमी हुई नदी में ब्लास्ट कर देता है और जब हे सिमो अदृश्य होकर उस तबाही के मंजर को देखती है, तो वहाँ का खौफनाक नजारा देखकर वो पूरी तरह सन्न रह जाती है। जंग के बाद मैदान में भटके हुए लोगों की आत्माएं तैर रही होती हैं। तभी वहाँ मौजूद डांशु अचानक हे सिमो का नाम पुकारता है, जिससे हे सिमो चौंक जाती है कि क्या वो उसे महसूस कर सकता है। जैसे ही डांशु उसके करीब से गुजरता है, हे सिमो के पास मौजूद जादुई स्पिरिट पर्ल चमकने लगती है। ये पर्ल उसकी आंट ने दिया था, जो
जो सिर्फ उसी इंसान के सामने चमक सकता है जो हे सिमो का कर्ज तोड़कर उसकी 5 सेंसेस वापस ला सके। 400 साल के लंबे इंतजार के बाद हे सिमो को समझ आ जाता है कि डांशु ही वो इंसान है। इसी पल हे सिमो का इरादा बदल जाता है। जो पहले डांशु की मौत चाहती थी वो अब हर हाल में उसकी जान बचाने का फैसला कर लेती है। हे सिमो अपने जासूस फेंक को डांशु के अतीत का पूरा सच पता लगाने का ऑर्डर देती है। वो डांशु को करीब से नोटिस करने लगती है। एक दिन जब डांशु अनाज जलाने वाली एक औरत को सजा देने वाला होता है तो हे सिमो भांप जाती है कि इस औरत के दिल में नफरत बढ़ रही है जो आगे चलकर एक खतरनाक इविल स्पिरिट बन सकती है। इसलिए वो डांशु की ही तलवार निकालकर उस औरत को खुद मार देती है। इस अचानक हुए हादसे से सबको शॉक लगता है, पर सिचुएशन संभालने के लिए शियाओ शियाओ नाटक करती है कि दुश्मन देश से नफरत के चलते उसने गुस्से में ऐसा किया। डांशु भी भीड़ को शांत करने के लिए शियाओ शियाओ को एक देशभक्त हीरो की तरह पेश करता है, लेकिन बाद में वो अकेले में उसे अपनी तलवार को दोबारा हाथ न लगाने की सख्त चेतावनी देता है। इसी बीच फेंक को पता चलता है कि असली डांशु असल में कैपिटल का एक बड़ा अधिकारी है, जिसका मतलब है कि ये कमांडर कोई बहरूपिया है। आगे चलकर जब डांशु और उसकी सेना को दुश्मन देश की आर्मी चारों तरफ से घेर लेती है तो हे सिमो उसकी जान बचाने के लिए मजबूरन अपनी असली पहचान उजागर कर देती है। वो स्पिरिट्स की रूलर बनकर सामने आती है और सैकड़ों कौवों को बुलाकर दुश्मन सेना को खदेड़ देती है। हे सिमो डांशु के सामने एक डील रखती है कि वो बदले में उसकी कोई भी एक विश पूरी करेगी, बशर्ते वो 10 दिनों के लिए उसे अपनी एक सेंस उधार दे दे। डांशु इस डील को सीधे ठुकरा देता है। हे सिमो सच उगलवाने के लिए उसका गला तक दबा देती है, पर डांशु अपनी असली पहचान छुपाए रखता है। डांशु कहता है कि उसने लाइफ में जो भी पाया अपनी मेहनत से पाया, इसलिए उसे किसी जादुई विश की जरूरत नहीं है। वो समझ जाता है कि हे सिमो उसकी डिलीवरेंस स्वॉर्ड के लिए आई थी। बातों बातों में हे सिमो के मुंह से निकल जाता है कि वो 400 साल पुरानी है। फिर भी डांशु बिना डरे उसके पास ही आराम से सो जाता है। इसके बाद कहानी में मिस्टर 15 नाम के एक नए विलेन की एंट्री होती है, जो शहर के एक अमीर बिजनेसमैन लिंजी की फेक पहचान बनाकर रह रहा एक जासूस है। उसी ने सेना पर पिछले सारे हमले करवाए थे। चेनयांग को गलती से वो सीक्रेट रूम मिल जाता है जहाँ असली लिंज को कैद करके रखा गया था। मिस्टर 15 चालाकी से डांशु को बंदी बना लेता है और उसे अपने कैंप की तरफ ले जाता है, पर असल में ये खुद डांशु का ही एक बिछाया हुआ जाल था। हे सिमो भी अदृश्य होकर उसके पीछे पीछे दुश्मन के जेल तक पहुंच जाती है और इंतजार करती है कि डांशु उससे मदद मांगे, लेकिन डांशु अपने बालों में छुपाई एक छोटी सी पिन से खुद ही अपनी हथकड़ियां खोल लेता है और हे सिमो से कहता है कि अब असली तमाशा देखो। वो चुपके से दुश्मन की यूनिफॉर्म पहनकर उनके कैंप में घुस जाता है, जहां सैनिक उसकी गिरफ्तारी का जश्न मनाकर नशे में धुत होते हैं। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर डांशु अकेले ही पूरी दुश्मन छावनी को तबाह करना शुरू कर देता है और हे सिमो भी चुपके से उसकी मदद करने लगती है। दुश्मन कैंप के अंदर हे सिमो उनके लीडर का सिर काटकर एक बैग में डाल देती है। तभी मिस्टर 15 डांशु का पीछा करते हुए वहां पहुंचता है। यहाँ एक बहुत बड़ा राज खुलता है कि ये दोनों ही ऑल नोइंग नाम की एक खुफिया और खूंखार असैसिन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रह चुके हैं। डांशु मिस्टर 15 का मजाक उड़ाते हुए बताता है कि वो खुद ही उस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे खतरनाक और गायब हुआ असैसिन नंबर 17 है। डांशु ने ही जानबूझकर ये अफवाह फैलाई थी कि कैप्टन हान लिंक्यू वो असैसिन है, ताकि सबका ध्यान भटक जाए। आखिर में एक जबरदस्त फाइट के बाद डांशु मिस्टर 15 को मौत के घाट उतार देता है। दुश्मनों का खात्मा करने के बाद डांशु हे सिमो के सामने एक शर्त रखता है। वो कहता है कि जब हे सिमो उसकी 5 सेंसेस के जरिए रंग, स्वाद और गर्माहट महसूस करेगी तो वो उन्हें वापस करना ही नहीं चाहेगी और डांशु खुद एक जिंदा लाश बन जाएगा। एक जादुई सेरेमनी के बाद डांशु अपना अतीत खोलकर रख देता है। वो बताता है कि वो ही असली डांशु है। जब वो 12 साल का था तो दुश्मनों ने उसे किडनैप कर लिया था, लेकिन उसके खुद के पिता ने देश के सीक्रेट्स बचाने के लिए उसे अपना बेटा मानने से ही इनकार कर दिया और उसे मरने के लिए दुश्मनों के बीच अकेला छोड़ दिया। अपनों के धोखे के बाद एक शख्स डांशु को ले गया और उसे नंबर 17 नाम का एक बेरहम कातिल बना दिया। एक मिशन के दौरान उसे एक पूरे परिवार को मारना था, पर वो एक छोटे बच्चे को नहीं मार पाया और उसे चुपके से दूसरी फैमिली को दे दिया। इस बात पर उसके मास्टर ने उसे खौफनाक सजा दी, लेकिन डांशु ने पलटवार करते हुए अपने मास्टर को अंधा कर दिया और वहाँ से भाग निकला। कैप्टन हान लिंक्यू भी उसी जगह से था, पर याददाश्त जाने के कारण वो डांशु को पहचान नहीं पाया। इसके बाद डांशु और हे सिमो हमेशा के लिए एक जादुई बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। बॉन्ड से जुड़ने के बाद डांशु हे सिमो से उसका असली नाम पूछता है। जब डांशु अपनी सेना के साथ दुश्मन का कटा हुआ सिर लेकर जीत का जश्न मनाते हुए शहर लौटता है तो लोग उसे हीरो मानकर खुशी से झूम उठते हैं। हे सिमो समझ जाती है कि दया से बनी जादुई डिलीवरेंस स्वॉर्ड ने डांशु को ही अपना मास्टर क्यों चुना, ताकि वो डांशु के पिछले दर्द और गुनाहों को धोकर उसे एक नई जिंदगी दे सके। डांशु मजाक में हे सिमो से अपने घावों पर पट्टी बांधने को कहता है, जिसे देखकर मैंगवान जल भुन जाती है। दूसरी तरफ हे सिमो को डांशु की खूबियों वाले प्लम ब्लॉसम फूल पसंद आने लगते हैं, जिसे देखकर उसका साथी हैरान रह जाता है कि क्या वो इंसानी जज्बातों और डांशु के प्यार में पड़ रही है। जब हे सिमो के सामने उसका साथी डांशु को महज एक मनोरंजन का जरिया बताता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। इसी बीच कैप्टन हान लिंक्यू और डांशु का एक पुराना राज सामने आता है। डांशु ने ही एक मुकाबले में हान लिंक्यू को हराकर उसकी जान बचाई थी और उसे भूलने की दवा दी थी, ताकि वो अपना खौफनाक अतीत भूलकर एक नई और सुकून भरी जिंदगी जी सके। जीत की खुशी में
सेना के लिए एक बड़ी दावत रखी जाती है, जहाँ डांशु का पुराना घाव फिर से हरा हो जाता है। हे सिमो जब उसके जख्म पर पट्टी बांध रही होती है तो डांशु दर्द से कराहता है। हे सिमो उसे चिढ़ाती है कि रणभूमि का वो निडर योद्धा अब एक छोटे बच्चे की तरह रो रहा है। इसी बीच डांशु बातों बातों में उसके काफी करीब आने लगता है। शर्त के मुताबिक डांशु अपनी पहली विश मांगता है कि वो हे सिमो को किसी आदर सूचक उपाधि के बजाय उसके असली नाम से पुकारेगा, ताकि वो दोनों और करीब आ सकें। बदले में हे सिमो 10 दिनों के लिए डांशु से उसका छूने का एहसास यानी सेंस ऑफ टच उधार ले लेती है। 400 साल के लंबे अरसे के बाद हे सिमो के लिए ये एक बिल्कुल नया तजुर्बा था। डांशु पहला ऐसा इंसान बनता है जिसकी त्वचा की गर्माहट, सांसें और धड़कन वो खुद महसूस कर पा रही थी। इस नए एहसास की उत्सुकता में हे सिमो पूरी रात सो नहीं पाती और हवेली की हर चीज को छूकर देखने लगती है। दूसरी तरफ डांशु का स्पर्श का एहसास जाने की वजह से वो चीजों को ठीक से पकड़ नहीं पाता और उसके चलने में भी लड़खड़ाहट आ जाती है। अगली सुबह हे सिमो एक छोटे बच्चे की तरह उत्साह में शहर की सड़कों पर निकल पड़ती है और हर चीज को छूने के चक्कर में कई दुकानों का सामान तोड़ देती है। डांशु बिना गुस्सा किए चुपचाप उसके पीछे आता है और सारे नुकसान की भरपाई करता है। तभी शहर में एक घमंडी मार्शल की एंट्री होती है, जो हे सिमो की काबिलियत देखकर उसे अपने साथ ले जाना चाहता है, मगर हे सिमो साफ इनकार करते हुए कहती है कि उसकी किस्मत सिर्फ डांशु से जुड़ी है। जब मार्शल के सैनिक जबरदस्ती करने लगते हैं तो डांशु ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। थकान की वजह से हे सिमो बेहोश होने का नाटक करती है और डांशु बिना एक पल गंवाए उसे अपनी बाहों में उठाकर उसके कमरे तक ले जाता है। नींद में डांशु को एक रहस्यमयी सपना आता है, जिससे हिंट मिलता है कि हे सिमो के पिता एक अमर जीव थे और उसकी माँ एक आम इंसान। आंख खुलने पर डांशु को पता चलता है कि इंसानों की अधूरी इच्छाएं पूरी करना स्पिरिट वर्ल्ड का नहीं बल्कि खुद हे सिमो का बनाया हुआ नियम है। हे सिमो बताती है कि कैसे उसके माता पिता ने सेंसस न होने के बावजूद उसे संगीत, कला और पेंटिंग सिखाई ताकि वो दुनिया को महसूस करना सीख सके। इसके बाद डांशु उसे अपने हाथों से बनाया हुआ एक बेहद खूबसूरत पेंडेंट तोहफे में देता है। इस जादुई डील की वजह से अब हे सिमो को इंसानी शरीर की तरह भूख और नींद का एहसास होने लगता है। वो स्वाद तो नहीं चख पाती पर खाने के टेक्सचर को छूकर इतना सारा खाना खा लेती है कि छोटा चैनयांग भी उसे देखकर हैरान रह जाता है। जब हे सिमो इंसानी दुनिया के नए नए एहसासों का आनंद ले रही होती है तब डांशु भी बिना स्पर्श के जीने की आदत डाल रहा होता है। जंग के मैदान में इस कमी की वजह से खतरा न बढ़े, इसलिए वो आंखों पर पट्टी बांधकर गलियों में चलने की प्रैक्टिस करता है ताकि अपनी बाकी इंद्रियों को और मजबूत कर सके। इसी बीच छोटे चैनयांग के सामने एक खौफनाक मुसीबत आ जाती है। उसे एक ही जगह पर दो एक जैसी हे सिमो दिखाई देती हैं, जिनमें से एक असल में बहरूपी होती है। वो नकली हे सिमो एक तांत्रिक के साथ मिलकर चैनयांग को मोहरा बनाने और जादुई लालटेन हथियाने की साजिश रचती है। नकली हे सिमो चैनयांग को उकसाती है कि वो किसी की जान ले, मगर चैनयांग बेहद समझदार निकलता है। वो जानता है कि असली हे सिमो भले ही कितनी भी कठोर दिखे पर वो कभी किसी बेगुनाह को मारने के लिए नहीं कहेगी। चैनयांग फौरन उस इम्पोस्टर पर पलटवार करता है और जादुई लालटेन को असली हे सिमो को सौंप देता है। गुस्से में आकर वो नकली सिमो दोनों पर हमला कर देती है। उस वक्त शक्तियां न होने के बावजूद असली हे सिमो चैनयांग को बचाते हुए खुद जख्मी हो जाती है। वो अपनी जादुई लालटेन चैनयांग को देकर उसे मैंगवान को ढूंढने के लिए भेज देती है। शर्त के 10 दिन पूरे होते ही हे सिमो की जादुई शक्तियां वापस आ जाती हैं और वो दुश्मनों को अपने काबू में कर लेती है। ठीक इसी वक्त डांशु को भी अपना सेंस ऑफ टच वापस मिल जाता है और उसे तुरंत एहसास होता है कि हे सिमो खतरे में है। वो बिजली की रफ्तार से मौके पर पहुंचता है और चैनयांग की जान बचा लेता है। दुश्मनों को हराने के बाद जब हे सिमो को चोट का दर्द महसूस होता है तब उसे समझ आता है कि डांशु ने जंग के मैदान में कितना खून और दर्द सहा होगा। डांशु उसे संभालकर वापस महल लाता है, जहां अब मैंगवान को भी पता चल चुका है कि हे सिमो कोई आम इंसान नहीं बल्कि आत्माओं की रानी है। हे सिमो के लिए डांशु की फिक्र साफ बयां करती है कि वो उसके प्यार में पड़ चुका है। डांशु ये बात चैनयांग को भी बताता है, जिससे दोनों के बीच एक बेहद प्यारी बॉन्डिंग देखने को मिलती है। चैनयांग भी डांशु से मार्शल आर्ट सीखने की इच्छा जताता है ताकि वो भविष्य में उन दोनों की रक्षा कर सके। दूसरी तरफ हे सिमो का साथी यान के उसके निजी जीवन और डांशु को लेकर सवाल उठाने की कोशिश करता है, पर हे सिमो उसे सख्ती से रोक देती है और साफ कहती है कि वो सिर्फ अपने काम से काम रखे। इसके बाद डांशु जंग में एक बहुत बड़ी जीत हासिल करता है और 2 महीनों के लिए चारों तरफ शांति छा जाती है। इस शांति के माहौल में डांशु अपनी इंद्रियां हे सिमो को सौंपता रहता है, लेकिन वो बदले में अपनी असली विश नहीं मांगता। चूंकि इंद्रियां लेते वक्त हे सिमो की ताकत कम हो जाती थी, इसलिए वो एक नया तरीका निकालती है। वो डांशु को एक जादुई शुगर कोटेड स्पिरिट लैंटर्न निगलने को देती है। इस जादुई शक्ति के कारण डांशु अब हवा में उड़ सकता है, आत्माओं को देख सकता है और स्पिरिट वर्ल्ड में भी कदम रख सकता है। इस बार दोनों एक बेहद खूबसूरत फूलों की घाटी में पहुंचते हैं, जहां डांशु के जरिए हे सिमो अपनी जिंदगी में पहली बार फूलों की महक को महसूस करती है। खूबसूरत वादियों में डांशु अपनी जादुई साथी हे सिमो के लिए फूलों का एक प्यारा सा
क्राउन बनाता है। हे सिमो को पहली बार डांशु के कपड़ों से आने वाली खास खुशबू महसूस होती है जिसे उसकी बहन ने तैयार किया था। डांशु उसे खुशबुओं के मशहूर शहर योरजो चलने का ऑफर देता है और मजाक में कहता है कि खुशबू सीखने का पहला सबक उसकी खुद की महक से शुरू होता है। वहाँ पहुंचकर डांशु को एक 600 साल पुरानी भटकती हुई आत्मा मिलती है जो बताती है कि आत्माओं की रानी की माँ कभी इंसानी दुनिया की एक बहुत बड़ी जादूगरनी हुआ करती थी। सूंघने की शक्ति वापस आने की वजह से हे सिमो पहली बार शराब की खुशबू महसूस करती है और एक्साइटमेंट में ज्यादा पीकर सो जाती है। डांशु उसके पास बैठता है और खुद को रोक न पाने के कारण चुपके से उसके होठों पर किस कर लेता है। तभी कुछ हमलावर हे सिमो को मारने कमरे में घुस आते हैं, पर डांशु अकेले ही उन सबको ढेर कर देता है। बाद में पता चलता है कि ये हमलावर शहर के एक रईस बिजनेसमैन ने भेजे थे जिसका ताल्लुक आत्माओं की दुनिया के एक बागी विलेन से था। हे सिमो उस बागी को पकड़ने के लिए एक चालाक जाल बुनती है। जांच के दौरान हे सिमो को पता चलता है कि उस बिजनेसमैन का बेटा लूदा कोई और नहीं बल्कि डांशु का पुराना साथी है जो उसी असैसिन ऑर्गेनाइजेशन में उसके साथ ट्रेन हुआ था। मगर लूदा अपने पिता के काले कारनामों से अनजान था। सच सामने आने पर एक खतरनाक लड़ाई होती है जहां डांशु अपनी जादुई तलवार से उस बागी स्पिरिट को हरा देता है। जाने से पहले डांशु हे सिमो को गले लगाता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे पता है कि हे सिमो रात वाली किस के बारे में सब जान चुकी है। इसके बाद डांशु और लूदा के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। दूसरी तरफ हे सिमो का साथी यान के जलन के मारे खुद इंसानी दुनिया में आ धमकता है जहां उसकी मुलाकात डांशु से होती है। वहां डांशु को पता चलता है कि यान के बहुत पुराने समय से हे सिमो के साथ है और लोग उन्हें एक कपल की तरह देखते हैं, जिसे सुनकर डांशु को थोड़ी जलन होने लगती है। वो हे सिमो के पास जाकर उसे अपने होम टाउन चलने को कहता है, पर तभी आत्माओं की दुनिया में एक बहुत बड़ा संकट आ जाता है। जीवन का संतुलन बनाने वाला जादुई फुसांग ट्री धीरे धीरे मुरझाने लगता है जिसे सिर्फ हे सिमो ही ठीक कर सकती थी। इस बड़े क्राइसिस के कारण हे सिमो को अपनी छुट्टियां बीच में ही छोड़कर वापस अपनी दुनिया में लौटना पड़ता है। जाने से पहले वो डांशु के लिए एक खास खुशबू तैयार करके छोड़ जाती है। डांशु उससे मिन्नत करता है कि वो जल्द वापस लौट आए क्योंकि जब तक वो दोबारा फ्री होगी शायद तब तक डांशु जिंदा भी न बचे। इसी भावुक मोड़ पर उनके समझौते के 10 दिन पूरे हो जाते हैं। सब कुछ सामान्य हो जाता है और हे सिमो अपनी जादुई लालटेन वापस लेकर अपनी दुनिया की तरफ रवाना हो जाती है। हे सिमो के जाने के बाद भी डांशु के पास आत्माओं को देखने की शक्ति बची रहती है। जब आत्माओं की सेना हे सिमो को लेने आती है तो डांशु उनका रास्ता रोक लेता है और याद दिलाता है कि हे सिमो को अभी उसकी एक विश पूरी करनी बाकी है। वो विश के रूप में खुद भी आत्माओं की दुनिया जाने की मांग करता है। हे सिमो उसे चेतावनी देती है कि वहाँ का रास्ता किसी भी आम इंसान के शरीर के चिथड़े उड़ा सकता है, लेकिन डांशु जिद पर अड़ जाता है और खौफनाक बवंडर में कूदकर अपनी जादुई तलवार के दम पर वॉइड पैलेस में एंट्री कर ही लेता है। डांशु की इस दुस्साहसिक एंट्री से हे सिमो गुस्सा हो जाती है और सजा के तौर पर उसे महल के दरवाजे पर 3 दिन के लिए बांधकर लटकाने का हुक्म देती है। ये सजा उस मजाक का बदला भी थी जो डांशु ने इंसानी दुनिया में उसके साथ किया था। वहाँ लटके लटके डांशु महल की खजांची जियांगाई से दोस्ती कर लेता है और बातों बातों में हे सिमो के अतीत के राज जानने की कोशिश करता है। तभी वहाँ हे सिमो का पुराना साथी यान के आता है जो डांशु को हे सिमो का असली नाम लेते सुनकर और भी ज्यादा चिढ़ जाता है। रात के अंधेरे में एक गुस्साए स्पिरिट के हमले से डांशु की रस्सी कट जाती है। घायल होने के बावजूद वो आजाद होकर सीधे महल के अंदर घुस जाता है। वहाँ उसे एक कुटिया मिलती है जो बिल्कुल डांशु के इंसानी दुनिया वाले बचपन के घर जैसी बनी थी। अंदर हे सिमो मौजूद थी। डांशु तुरंत उस रात वाली किस का जिक्र छेड़ देता है। हे सिमो गुस्सा होने का नाटक करती है पर डांशु मुस्कुराकर कहता है कि अगर तुम सच में नाराज होती तो अब तक मुझे खत्म कर चुकी होती। वो खुलकर अपने प्यार का इजहार करता है जिससे घबराकर हे सिमो उसे बाहर निकाल देती है। अगली सुबह डांशु सीधे यान के को चुनौती देता है और कहता है कि रात में भेष बदलकर हमला करने वाले तुम ही थे क्योंकि मैं तुम्हारी खुशबू पहचान गया था। अगली रात डांशु फिर रस्सी खोलकर हे सिमो से मिलने आता है पर वो दरवाजा बंद कर लेती है। 3 दिन की इस सख्त सजा, भूख और ठंड के कारण डांशु बेहोश हो जाता है। हे सिमो तड़प उठती है और उसे अपनी बाहों में थाम लेती है। यान के डांशु को बाहर फेंकने की जिद करता है पर हे सिमो उसकी बात को नजरअंदाज कर डांशु के सारे जख्मों को अपनी जादुई ताकतों से ठीक कर देती है। होश आने पर डांशु मजाक में कहता है कि जब से मिले हैं तुम बस मेरे घाव ही भर रही हो। हे सिमो पूछती है कि क्या तुम कभी मेरे जख्म भरोगे। डांशु जवाब देता है कि वो कभी हे सिमो को चोट पहुंचने ही नहीं देगा। हे सिमो उसे वापस इंसानी दुनिया लौटने की सलाह देती है पर डांशु कहता है कि इंसानी जिंदगी छोटी है और वो इसे अपनी मर्जी से हे सिमो के पास जीना चाहता है। अगली सुबह हे सिमो डांशु की देखभाल के लिए एक दासी मुकर्रर करती है और खुद उस बागी स्पिरिट को आखिरी सजा देने के लिए चली जाती है। जब हे सिमो को पता चलता है कि डांशु चुपके से बागी आत्मा की सजा देख रहा था तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दासी मुकर्रर हुई आत्मा डांशु को पूरे वॉइड स्पिरिट वर्ल्ड का टूर करवाती है। डांशु के पास रानी का जादुई सुरक्षा कवच था इसलिए बाकी आत्माएं उस पर हमला नहीं करती, लेकिन सेनापति यान के लगातार उस पर नजर रखे हुए था। उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर थी कि एक आम इंसान के पास वो जादुई डिलीवरेंस स्वॉर्ड कैसे आई। इसी बीच डांशु का पुराना जहर
फिर से उभर आता है और उसे भयानक ठंड लगने लगती है। हे सिमो उसकी जान बचाने के लिए एक जादुई घेरा बना देती है, पर शर्त रखती है कि वो उससे हमेशा 10 कदम दूर रहेगा। डांशु मुस्कुराकर ये शर्त मान लेता है और चालाकी दिखाने की वजह से हे सिमो को लकड़ी से तराशी हुई एक छोटी लोमड़ी का खिलौना तोहफे में देता है। इसी बीच खजांची जियांगाई बताती है कि डांशु के इस जहर का इलाज 300 साल पुराना एक दुर्लभ क्रिस्टल फ्लावर है जो जादुई जंगल में मिलता है। दोनों उसे ढूंढने निकलते हैं, पर वहाँ पहुँचते ही हे सिमो के पिता के बनाए एक माया जाल में फंस जाते हैं। ये माया जाल धीरे धीरे उन दोनों की जादुई और आत्मिक ऊर्जा को सोख रहा था। डांशु अपनी समझदारी और इंद्रियों की मदद से बाहर निकलने का रास्ता खोज लेता है। तभी वहाँ हे सिमो के पिता की आवाज गूंजती है, जो उनके इस सच्चे रिश्ते को देखकर उन्हें वो जादुई फूल दे देते हैं। फूल मिलते ही डांशु उसे निगल लेता है, जिससे उसकी तबीयत ठीक होने लगती है। पर फुसांग ट्री को बचाने की वजह से हे सिमो की खुद की ताकत काफी कम हो जाती है। महल लौटकर दोनों एक शांत चांदनी रात में टहलने निकलते हैं, जहाँ डांशु को एहसास होता है कि उसे ऊंचाई से थोड़ा डर लगता है। उनका ये रोमांटिक पल तब रुकता है जब उनके सामने एक भटकी हुई आत्मा आ जाती है, जो अपने अतीत के गुस्से के कारण वहीं फंसी थी। डांशु और हे सिमो उसे समझाकर शांत करते हैं और वो आत्मा मुक्ति के जादुई कुंड में कूद जाती है। उसे देखकर बाकी भटकी आत्माएं भी मुक्ति का रास्ता चुन लेती हैं, जिससे वहाँ का संकट टल जाता है। इसके बाद डांशु को वहाँ के एक बहुत ही मजेदार और रौनक वाले जादुई मंदिर का पता चलता है। डांशु अपने चार्मिंग अंदाज से वहाँ सबको अपना दीवाना बना लेता है। जियांगाई भी उसके दिमाग का इस्तेमाल करके कसीनो के खेलों में भारी मुनाफा कमाती है और हे सिमो को सलाह देती है कि इस दिलचस्प इंसान को हमेशा के लिए यहीं रख लेना चाहिए, जिसे सुनकर हे सिमो गंभीर हो जाती है। इसी बीच हर 100 साल में होने वाला वॉइड टूर्नामेंट शुरू होने वाला होता है, जहां कोई भी बागी आत्मा रानी को चुनौती देकर सिंहासन छीन सकती थी। डांशु जानता था कि हे सिमो की ताकत कम है, इसलिए वो उसे इस मुकाबले से पीछे हटने को कहता है, पर रानी अपनी प्रजा के सामने कमजोरी नहीं दिखाना चाहती थी। डांशु कसीनो में केवल टाइम पास नहीं कर रहा था, बल्कि उसने जीते हुए पैसों से हे सिमो के लिए यादों वाली एक बेहद खूबसूरत और जादुई लालटेन तैयार की थी। इस लालटेन को देखकर हे सिमो को अपना वो बचपन याद आता है, जब वो एक आम और शांत जिंदगी जीना चाहती थी। मुकाबले के दौरान कोई भी आत्मा रानी के सामने टिक नहीं पाती, पर तभी काले लिबास में कुछ रहस्यमयी हमलावर वहाँ आते हैं। वो एक ऐसी प्राचीन और खूंखार तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जो हजारों साल से गायब थी। हे सिमो उन्हें हरा तो देती है, पर उसे किसी बड़े खतरे का अंदेशा हो जाता है। डांशु अपनी सूंघने की शक्ति से कसीनो तक एक सुराग का पीछा करता है, जहां पता चलता है कि हमला करने वाले कोई और नहीं बल्कि सदियों पहले गायब हो चुके फेदर्ड स्पिरिट्स के जासूस थे। हे सिमो सेनापति यान के को इस नए खतरे की जांच का आदेश देती है और डांशु महल के बाहर बैठकर उसका इंतजार करने लगता है। इसी बीच बाय सांशिंग नाम के एक बेहद खूंखार विलन का नाम सामने आता है, जिसे 300 साल पहले एक कालकोठरी में कैद किया गया था। हैरानी की बात यह थी कि हे सिमो ने सालों पहले उसकी आत्मा को नष्ट कर दिया था, फिर भी वो जिंदा था। यहाँ एक और राज खुलता है कि यान के और जियांगाई दोनों का अतीत उस विलेन से जुड़ा था, जिसके चलते दोनों के बीच शक और तनाव बढ़ जाता है। दूसरी तरफ डांशु का जहर अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। जब वो हे सिमो से सीधे पूछता है कि क्या वो उसे पसंद करने लगी है, तो हे सिमो अचानक उसे किस करती है, पर अपनी भावनाओं को छुपाने के लिए झूठ कह देती है कि वो बस उत्सुक थी और अब उसे डांशु में कोई दिलचस्पी नहीं है। हे सिमो डांशु की सुरक्षा के लिए जियांगाई को हुक्म देती है कि उसे अगली सुबह वापस इंसानी दुनिया भेज दिया जाए। उस रात वो डांशु की कमी को शिद्दत से महसूस करती है, पर डांशु इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो जाने से पहले जियांगाई को कसीनो की शर्त याद दिलाता है और जिद करके उस खौफनाक कालकोठरी के अंदर एंट्री कर लेता है। अंदर जाते ही वो खूंखार विलेन उन पर हमला कर देता है, जिससे उनकी सुरक्षा मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। डांशु जियांगाई से शर्त लगाता है कि अगर वो जिंदा बच गया तो जियांगाई उसे हे सिमो के अतीत का सारा सच बताएगी। इसके बाद डांशु अकेले ही उस विलेन का पीछा करते हुए अंधेरे में गायब हो जाता है। घबराई हुई जियांगाई तुरंत हे सिमो के पास लौटकर सब सच उगल देती है। ये सुनते ही हे सिमो पैनिक हो जाती है और पहली बार सबके सामने कबूल करती है कि डांशु ही उसकी खोई हुई इंद्रियों को वापस लाने वाला इकलौता जरिया है, इसलिए उसे बचाना बेहद जरूरी है। कालकोठरी के अंदर डांशु उस विलेन को घेर लेता है, पर वो विलेन उसे एक खौफनाक बुरे सपनों की मायावी दुनिया में खींच ले जाता है। वहाँ डांशु को अपने अतीत के सबसे बड़े डरों का सामना करना पड़ता है। पहला उसके पिता का उसे धोखा देना और दूसरा हे सिमो का उसके खिलाफ हो जाना। ऐन वक्त पर असली हे सिमो वहाँ पहुँचती है, पर भ्रम के चलते डांशु अपनी तलवार उसी की गर्दन पर रख देता है। जैसे ही जादुई तलवार के जरिए दोनों की ऊर्जा आपस में टकराती है, वे दोनों एक दूसरे ही भावुक माया जाल में चले जाते हैं। होश आने पर हे सिमो को एहसास होता है कि उसके पास छूने और सूंघने की शक्तियां वापस आ चुकी हैं और सामने डांशु मुस्कुरा रहा है। इस सपने जैसी दुनिया में दोनों एक आम और खुशहाल शादीशुदा जोड़े की तरह इंसानी दुनिया में जिंदगी बिता रहे होते हैं, जहां चारों तरफ शांति है। लेकिन इस प्यारे सपने का एक कड़वा सच था। हे सिमो अमर थी और डांशु एक आम इंसान। धीरे धीरे वक्त बीतता है
और डांशु बूढ़ा होकर हे सिमो की बाहों में ही अपनी आखिरी सांसें ले लेता है, जिससे हे सिमो हमेशा के लिए अकेली रह जाती है। इस दर्दनाक और भावुक भ्रम से बाहर आते ही डांशु बुरी तरह थककर बेहोश हो जाता है, मगर बेहोश होने से पहले वो दिल से इकरार करता है कि उसकी जिंदगी में पहली बार कोई सच में उसके लिए आया है। काल कोठरी की खतरनाक गर्मी और थकान की वजह से डांशु कोमा जैसी हालत में चला जाता है। हे सिमो पूरी तरह उसकी देखभाल में डूब जाती है, यहाँ तक कि वो अपनी राज दरबार की मीटिंग्स भी डांशु के कमरे के पास शिफ्ट कर देती है। रानी का एक आम इंसान के लिए ऐसा दीवानापन देखकर पूरी स्पिरिट वर्ल्ड के मास्टर्स के बीच कानाफूसी शुरू हो जाती है कि आत्माओं की सर्वोच्च रानी सच में एक मामूली मोटल के प्यार में पड़ चुकी है। मीटिंग खत्म होते ही सेनापति यान के हे सिमो का रास्ता रोकता है। हे सिमो उसका दिमाग पढ़कर सीधे पूछती है कि तकलीफ प्रजा को है या खुद तुम्हें। जब यान के गुस्से में कमरे में घुसने की कोशिश करता है तो रानी अपनी जादुई ताकत से उसे घायल करके बाहर फेंक देती है। इसके बाद जियांगाई आकर रानी से रहम की भीख मांगती है। हे सिमो भांप जाती है कि जियांगाई ने ही डांशु का इस्तेमाल करके उस खूंखार विलेन को आजाद करवाया था, फिर भी वो उस पर दया दिखाती है। जियांगाई बताती है कि डांशु का कालकोठरी में जाने का असली मकसद केवल रानी का बोझ बांटना और उन्हें समझना था। वो ये भी कहती है कि सिर्फ डांशु ही नहीं बल्कि खुद रानी भी उसके प्यार में पड़ चुकी है। उस रात हे सिमो पूरी रात डांशु का हाथ थामकर उसके पास लेटी रहती है। दूसरी तरफ यानके का गुस्सा अब नफरत में बदल जाता है। वो बाकी दरबारियों को जियांगाई के खिलाफ भड़काता है कि उसने नियम तोड़कर एक इंसान को कालकोठरी भेजा। वो उसे 30 कोड़े मारने की सजा देता है। हे सिमो समझ जाती है कि यानके का ये गुस्सा पर्सनल है, इसलिए वो तुरंत सजा तामील करने का हुक्म देती है ताकि जियांगाई जिंदा बच सके। बाद में जियांगाई रानी के पास आकर डांशु के लिए दवा देती है और रानी के अतीत का सच डांशु को बताने की इजाजत मांगती है, जिस पर हे सिमो हाँ कह देती है। जियांगाई बातों बातों में रानी से पूछ लेती है कि उनके दिल में डांशु के लिए क्या है, जो हे सिमो को गहरी सोच में डाल देता है। रात को जब डांशु होश में आता है तो उसे उस जादुई सपने की हर बात याद होती है, मगर हे सिमो के लिए वो एक बुरा सपना था क्योंकि उसमें डांशु मर गया था। हमेशा के लिए अकेले हो जाने के डर से हे सिमो डांशु की वो यादें ही मिटा देती है। पूरी तरह ठीक होने के बाद डांशु जियांगाई से अपनी शर्त पूरी करने को कहता है। तब उसे हे सिमो के अतीत का पता चलता है। हे सिमो की माँ इंसानी दुनिया की एक महान जादूगरनी थी और पिता आत्माओं की दुनिया के राजा। बचपन इंसानों की तरह बिताने के बाद वो वापस अपनी जादुई दुनिया लौट आए। माता पिता की मौत के बाद जब चारों तरफ बगावत फैल गई, तब महज 100 साल की हे सिमो ने जादुई लालटेन को अपने खून से जगाया और भारी मन से इस दुनिया की कमान संभाली। जो लड़की पहले बेहद सरल और प्यारी थी, वो खुद की रक्षा करने के लिए अब पत्थर दिल और क्रूर बन चुकी थी। ये सब जानने के बाद हे सिमो खुद डांशु को कब्रिस्तान ले जाती है, जहाँ पिछले 400 सालों में उसके रहे 22 प्रेमियों की कब्रें थीं। वो बताती है कि वो अपने पहले प्यार का तो नाम तक भूल चुकी है। ये डांशु को खुद से दूर करने का एक इशारा था। डांशु उसके इस रिजेक्शन को समझ जाता है और भारी मन से हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर इंसानी दुनिया लौटने का फैसला करता है। जाने से पहले वो हे सिमो को अपने हाथों से बनाया हुआ एक नक्शा तोहफे में देता है। डांशु के जाते ही यानके को सुकून मिलता है और वो अपनी राजनीतिक दुश्मन जियांगाई को रास्ते से हटाने के लिए उसकी डिप्टी के साथ हाथ मिला लेता है। वो डिप्टी यानके को जियांगाई के खिलाफ सबूत सौंपती है और बदले में यानके उसे अगला मास्टर बनाने का वादा करता है। इसी बीच वो खूंखार विलेन दोबारा कैद से फरार हो जाता है और दरबार में फिर से हड़कंप मच जाता है। उधर इंसानी दुनिया में डांशु के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। उसका दुश्मन अब बड़ा अधिकारी बन चुका था और डांशु को बिना इजाजत हमला करने के जुर्म में जनरल के पद से हटाकर एक मामूली काउंसलर बना दिया जाता है। परेशानियों से घिरा डांशु अपने होम टाउन लौट आता है, पर उसका दिल अब भी रणभूमि में ही अटका था। उधर जादुई दुनिया में खुलासा होता है कि उस खूंखार विलेन को भगाने के पीछे असल में जियांगाई की उसी डिप्टी का हाथ था, जो जादुई औजारों से उसे कंट्रोल कर रही थी। यानके और जियांगाई उस विलेन का पीछा करते हैं, पर उनके बीच की लड़ाई को हे सिमो ऐन वक्त पर आकर रोक देती है। अपने होम टाउन में डांशु के बीमार पिता उसे बुलाकर 3 बातें कहते हैं। पहली कि वो अब कभी जंग पर न जाए क्योंकि उसके 2 भाई पहले ही मारे जा चुके हैं और डांशु पिता की खातिर ये बात मान लेता है। दूसरी बात, वो डांशु से शादी करके वंश आगे बढ़ाने को कहते हैं, जिस पर डांशु उन्हें याद दिलाता है कि उनका खुद का भी एक पहला प्यार था और उनकी माँ केवल उनकी दूसरी पसंद थी। डांशु के सवाल पर उसके पिता कोई जवाब नहीं दे पाते, पर वो समझ जाते हैं कि डांशु भी किसी के प्यार में खोया है। वो उसे आखिरी चेतावनी देते हैं कि उसका दुश्मन अब बहुत ताकतवर हो चुका है, इसलिए वो संभल कर रहे। दूसरी तरफ जादुई दुनिया में उस गद्दार डिप्टी का प्लान साफ हो जाता है। वो सेनापति यानके को राजा और खुद को रानी बनाना चाहती थी, इसलिए वो उस खूंखार विलेन की मदद से हे सिमो को बंदी बना लेती है। वो हे सिमो की जादुई शक्तियां चुराने की कोशिश करती है, पर रानी के सामने उसकी एक नहीं चलती। हे सिमो खुद को आजाद कर लेती है क्योंकि ये सब असल में यानके
जियांगाई और रानी का बिछाया हुआ एक साझा जाल था। जैसे ही हे सिमो उस गद्दार डिप्टी से सच उगलवाने वाली होती है, यान के डर के मारे उसे तुरंत मौत के घाट उतार देता है ताकि उसका खुद का नाम सामने न आए। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उस खूंखार विलेन को भी खत्म करना चाहता है, पर जियांगाई अपनी पुरानी भावनाओं के चलते तलवार के सामने कूद पड़ती है और वो वार खुद पर ले लेती है। हे सिमो तुरंत दोनों को संभालकर वहाँ से सुरक्षित निकाल लेती है। जियांगाई के दिल में अब भी उस विलेन के लिए जज्बात देखकर रानी को एहसास होता है कि प्यार कितना पेचीदा है। वो अकेले बैठकर डांशु की दी हुई यादों वाली लालटेन को देखती है और आखिरकार डांशु के होम टाउन नांडू जाने का फैसला करती है। नांडू रवाना होने से पहले सेनापति यान के आतिशबाजी और तोहफों के साथ हे सिमो के सामने अपने प्यार का इजहार करता है, पर रानी उसे सख्ती से उसकी हद में रहने की चेतावनी देकर ठुकरा देती है। जब हे सिमो नांडू पहुंचती है तो उसका जासूस फेंग उसका स्वागत करता है। रानी यहाँ एक जादुई हथियार बनाने आई थी ताकि 300 साल पुरानी मुसीबत को खत्म कर सके। बातों बातों में फेंग बताता है कि डांशु की शादी के लिए लड़कियां चुनी जा रही हैं, जिसे सुनकर हे सिमो ऐसा नाटक करती है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दूसरी तरफ डांशु ऊपर से शांत रहकर भी बैकग्राउंड में राजनीति में पूरा एक्टिव था। डांशु अपने एक गुप्त साथी की मदद से दुश्मनों की हर चाल पर नजर रख रहा था और उसने अपने दुश्मन को एक जानलेवा हमले से भी बचाया था। दिलचस्प बात ये थी कि हे सिमो भी उसी शहर में भेष बदलकर लोगों के दुख और अधूरी इच्छाएं इकट्ठा कर रही थी, जो उसके सीक्रेट वेपन के लिए जरूरी थे। कई बार दोनों एक ही जगह होकर भी एक दूसरे से बेहद करीब से मिस हो जाते हैं। जब शहर में ज्यादा मजबूत इच्छाएं नहीं मिलती तो फेंक सलाह देता है कि राजमहल में सबसे ज्यादा लालच और वासना होती है। ऐन वक्त पर महल में एक शाही दावत रखी जाती है, जहाँ एक रसूखदार रानी अपने बेटे की शादी के लिए महफिल सजाती है। फेंक को वहाँ मुख्य गुरु के रूप में बुलाया जाता है और हे सिमो अदृश्य होकर उसके साथ महल में एंट्री लेती है। डांशु भी अपने पिता और मैंगवान के साथ वहाँ मौजूद था, जिसे जबरदस्ती इस शादी के स्वयंवर में शामिल किया गया था। दावत के दौरान हे सिमो को महल में उसी पुराने बागी स्पिरिट की मौजूदगी का एहसास होता है, पर वो तुरंत गायब हो जाता है। हे सिमो अंदाजा लगाती है कि उसके पास जरूर कोई सोवरन से बचने वाला जादुई छुपाव यंत्र है। जब फेंग अंदर की रस्मों में व्यस्त होता है, तब हे सिमो महल की छत पर अकेले बैठ जाती है और नीचे मौजूद इंसानों की अधूरी इच्छाओं और उनके मन के लालच को गहराई से नोटिस करने लगती है। छत पर बैठी हे सिमो की नजर खास तौर पर उस रसूखदार रानी पर जाती है, जिसका लालच सबसे ज्यादा गहरा था। तभी वो देखती है कि डांशु एक रईस घराने की लड़की वांग सुई के साथ बाहर आ रहा है, जो उसकी होने वाली दुल्हन बन सकती थी। उन्हें साथ देखकर हे सिमो का ध्यान भटक जाता है और गलती से छत की एक टाइल नीचे गिर जाती है। डांशु और उसका दुश्मन ऐन वक्त पर उस लड़की को बचा लेते हैं, पर इसी पल डांशु को अपने पास हे सिमो की मौजूदगी का एहसास हो जाता है। कुछ देर बाद डांशु को बाजार में लाल छाता और मिठाई का खिलौना ले जाती हुई एक लड़की दिखती है, जो उसे तुरंत हे सिमो की याद दिलाती है। वो बिना सोचे उसके पीछे भागता है और उसे रोक लेता है। भेष बदलने के बावजूद वो कोई और नहीं बल्कि खुद हे सिमो ही थी। तभी वहाँ जासूस फेंग और उसकी दासी आकर हे सिमो को अपने साथ ले जाते हैं। डांशु ये देखकर हैरान था कि देश का बड़ा गुरु और हे सिमो इतने करीब हैं, पर उसे सबसे ज्यादा तसल्ली इस बात की थी कि वो हे सिमो को हर रूप में पहचान लेता है। वो फैसला करता है कि वो सिर्फ उसी से प्यार करेगा। इधर हे सिमो उस बागी स्पिरिट को ढूंढने दोबारा उसी महफिल वाले ठिकाने पर पहुंचती है, जहां सेनापति यान के पहले से मौजूद था। यान के एक ग्राहक बनकर हे सिमो को डराने की कोशिश करता है और कहता है कि जादुई घाटी में कुछ अजीब ताकतें दिखी हैं, शायद तुमने वहाँ किसी विलेन को छुपाया है। हे सिमो शांति से कहती है कि वहाँ सिर्फ मेरे पिता की यादें हैं, तुम चाहो तो खुद जाकर देख सकते हो। इसी बीच डांशु भी वहाँ पहुँच जाता है। यान के जानबूझकर ऐलान करता है कि इस लड़की को उसने बुक किया है, जिसे सुनकर डांशु गुस्से में अंदर घुस जाता है और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। इस हंगामे का फायदा उठाकर हे सिमो चुपचाप वहाँ से गायब हो जाती है। इस वाकये के बाद डांशु के पिता उसे एक मामूली लड़की के लिए लड़ने के जुर्म में बहुत सख्त सजा देते हैं। इसके बाद डांशु उस रईस लड़की वांग सुई के पास जाता है और साफ कह देता है कि वो किसी और से प्यार करता है और ये शादी सिर्फ खानदान के दबाव में हो रही है। तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। डांशु अपने सबसे बड़े दुश्मन फंग शियानिये को किडनैप कर लेता है, मगर असल में ये सब एक सोची समझी नौटंकी थी। सच तो ये था कि डांशु और फंग शियानिये बचपन के जिगरी दोस्त थे। सालों पहले डांशु ने उसकी जान बचाई थी और तब से दोनों मिलकर भेष बदलकर भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ काम कर रहे थे। डांशु इसके बाद हे सिमो को बुलाता है। जब वो हे सिमो से कहता है कि वो उसकी शादी में जरूर आए और बदले में वो अपनी एक और इंद्रिय देने को तैयार है, तो हे सिमो का दिल टूट जाता है। डांशु अपने दोस्त से हे सिमो को आत्माओं की रानी और अपने सच्चे प्यार के रूप में मिलवाता है। दोस्त को लगता है कि डांशु किसी भूत प्रेत के चक्कर में पागल हो चुका है। हे सिमो के लिए डांशु की शादी की बात सुनना बेहद दर्दनाक था, इसलिए वो उसकी शादी के लिए एक खास खुशबू तैयार करवाने का फैसला करती है। इधर डांशु के ईमानदार दोस्त शहर के बड़े घोटालेबाज 5वें राजकुमार के महल को सील कर देते हैं। तब एक खौफनाक सच सामने आता है कि उस राजकुमार के शरीर पर असल में उसी पुराने बागी स्पिरिट सॉन्ग शिंग्यू ने कब्जा किया हुआ था। वो स्पिरिट भागने की कोशिश करता है, पर हे सिमो और गुरु फेंग उसे चारों तरफ से घेर लेते
देते हैं। फेंग अपनी जादुई ताकतों से उसका वेपन छीन लेता है। मरने से पहले वो बागी स्पिरिट हेसिमो को एक बड़ा राज बताता है कि उसके पिता की मौत किसी सीधे हादसे में नहीं बल्कि जादुई दुनिया के ही किसी बड़े धोखे की वजह से हुई थी। इससे पहले कि वो मास्टरमाइंड का नाम लेता, हेसिमो उसे खत्म कर देती है। दूसरी तरफ डांशु और उसके दोस्त मिलकर पूरे करप्शन का भंडाफोड़ कर देते हैं और गुनहगारों को सरेआम मौत की सजा सुना दी जाती है। इस पूरे घोटाले के बाद सम्राट खुद सेना की कमान अपने हाथों में ले लेते हैं और डांशु को एक नया और बड़ा पद सौंप दिया जाता है। हेसिमो अभी भी इस उलझन में थी कि वो डांशु को उसकी शादी पर क्या तोहफा दे, इसलिए वो रात के अंधेरे में चुपके से उससे मिलने उसके कमरे में आती है। डांशु अपनी तेज इंद्रियों से उसकी मौजूदगी को महसूस तो कर लेता है, पर हेसिमो सामने नहीं आती और छुपकर डांशु का उसके लिए सच्चा इकरारनामा सुनती है। इसके बाद डांशु गुरु फेंक के साथ मिलकर एक सीक्रेट प्लान बनाता है। वो अपनी आंखों की रोशनी हेसिमो को दान करने का फैसला करता है ताकि हेसिमो दुनिया के रंग देख सके, क्योंकि वो बचपन से ही कलर ब्लाइंड थी और उसका पसंदीदा लाल रंग कभी देख नहीं पाई थी। शादी वाले दिन गुरु फेंग हेसिमो को महल की बालकनी पर ले आते हैं, जहाँ से वो नीचे खड़े डांशु को साफ देख सकती थी। डांशु एक जादुई फूल का इस्तेमाल करके अपनी आंखों की रोशनी उसे ट्रांसफर कर देता है। जिंदगी में पहली बार हेसिमो दुनिया के रंग देखती है और लाल कपड़ों में सजा डांशु उसे बेहद खूबसूरत लगता है। लेकिन तभी शादी के मंडप में एक बहुत बड़ा ड्रामा हो जाता है। जैसे ही डांशु दुल्हन के घर पहुंचता है, भेष बदल कर आए कुछ लड़ाके दुल्हन का अपहरण कर लेते हैं। डांशु घायल होने का नाटक करते हुए बाहर आता है और ऐलान करता है कि ये दुश्मनों की चाल थी जिन्होंने बदला लेने के लिए दुल्हन को किडनैप किया है। हेसिमो को इस किडनैपिंग पर कुछ शक होता है और वो फेंक को उनके पीछे भेजती है। बाद में राज खुलता है कि ये सब असल में खुद डांशु का ही मास्टर प्लान था। वो दुल्हन वांग सुई असल में किसी और से प्यार करती थी और डांशु ने उन दोनों को भगाने में मदद की थी। रास्ते में हेसिमो उनकी बग्घी को रोक तो लेती है, पर उनके सच्चे प्यार को देखकर गुरु फेंग उन्हें अपनी दुआएं देकर वहां से सही सलामत विदा कर देते हैं। इधर महल में डांशु अपनी नौटंकी जारी रखता है और सबके सामने कसम खाता है कि जब तक वो दुश्मनों को धूल चटाकर अपने राज्य के सारे प्रांत वापस नहीं जीत लेता, तब तक वो कभी शादी नहीं करेगा। इसके बाद डांशु हेसिमो को एक बेहद खास जगह ले जाता है। ये एक खूबसूरत घर था जिसे डांशु ने ठीक वैसे ही तैयार किया था जैसा हेसिमो के बचपन का घर था। डांशु ने इस घर की एक एक बारीकी को उस जादुई कालकोठरी के सपने से याद रखा था। अब जब हेसिमो रंगों को देख सकती थी, वो अपने बचपन को दोबारा महसूस करके खुशी से झूम उठती है। वो डांशु के इस बेपनाह प्यार से बुरी तरह टूट जाती है और उसका हाथ थामकर उसके प्यार को कबूल कर लेती है। दोनों आखिरकार हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। डांशु उस जादुई फूल के जरिए उसे छूने का एहसास भी वापस देता है और दोनों एक बेहद रोमांटिक पल बिताते हैं। दूसरी तरफ दुश्मन देश में डांशु के पुराने साथी लूदा की कहानी में नया मोड़ आता है। लूदा के पिता का कनेक्शन उसी पुराने इविल स्पिरिट से निकलता है। लूदा अपने पिता पर हाथ उठाने के बजाय अपना पद छोड़ देता है, जिससे गुस्सा होकर उसके पिता उसके ही बॉस को मार डालते हैं। तभी वहाँ सेनापति यान के आता है और लूदा को भड़काने की कोशिश करता है, पर लूदा उसका ऑफर ठुकरा देता है और उल्टा यान के पर ही मर्डर का इल्जाम लगाकर उसे वहाँ से बेदखल कर देता है। इधर नांडू में डांशु हेसिमो को अपनी बहन से मिलवाता है, जिससे हेसिमो पहले खुशबू की दुकान पर मिल चुकी थी। दुनिया की नजरों में शादीशुदा होने के बावजूद डांशु कैजुअली कहता है कि वो समाज की परवाह किए बिना हेसिमो के क्लैन में जाकर हमेशा के लिए उसका घर जमाई बनने को तैयार है। डांशु अपने दोस्त फंग शियानिये से उसकी भावनाओं के बारे में पूछता है, जो बचपन से उसकी बहन जिंग युवान के साथ बड़ा हुआ था, मगर दुनिया के सामने दुश्मन होने की वजह से वो इसका सीधा जवाब नहीं देता। इसी बीच इंसानी दुनिया के माहौल के कारण हेसिमो बीमार पड़ जाती है। डांशु उसका ख्याल रखने के लिए उसे अपना एक मैच दिखाने ले जाता है, जिससे उनका रिश्ता और गहरा हो जाता है, पर उन्हें खबर नहीं थी कि सेनापति यान के दूर से उन पर नजर रख रहा था। मैच के दौरान अचानक एक बेकाबू घोड़ा जिंग युवान की तरफ दौड़ पड़ता है। एक मामूली विद्वान होने के बावजूद फंग शियानिये अपनी जान दांव पर लगाकर उसे बचाने कूद पड़ता है, पर अंत में हेसिमो अपनी जादुई ताकतों से घोड़े को रोककर सबकी जान बचाती है। हेसिमो तुरंत भांप जाती है कि फंग शियानिये डांशु की बहन से सच्चा प्यार करता है, वरना कोई अपनी जान यूं खतरे में नहीं डालता। लेकिन मुसीबत तब बढ़ती है जब दुश्मन गुट का एक रईस लड़का बदला लेने के लिए जिंग युवान को किडनैप कर लेता है और जबरदस्ती शादी करने की कोशिश करता है। ऐन वक्त पर हेसिमो वहां पहुंचकर उसे जादुई सजा देती है और जिंग युवान को सही सलामत घर भेज देती है। इस वाकये से जिंग युवान पर सच खुल जाता है कि हेसिमो कोई मामूली इंसान नहीं है। इसके बाद हेसिमो को वापस अपनी जादुई दुनिया लौटना पड़ता है। जाने से पहले डांशु उससे युद्ध की रणनीति पर सलाह लेता है और गुजारिश करता है कि वो आखिरी 3 दिन सिर्फ उसी के साथ बिताए। 3 दिन बिताकर हेसिमो जैसे ही जादुई दुनिया लौटती है, वो उस पुराने विलन को दोबारा जादुई कड़े से कैद कर लेती है। वहाँ जियांगाई से पता चलता है कि सेनापति यान के लगातार इंसानी दुनिया के चक्कर काट रहा है, जहाँ डांशु तैनात था। शक होने पर हेसिमो यान के को सजा के तौर पर 50 कोड़े और 10 दिन की कैद की सजा सुना देती है, ताकि वो दखल न दे सके। उधर इंसानी दुनिया की जंग में अब जादुई दुनिया के विलेन भी शामिल हो जाते हैं। यान के अपने फायदे के लिए डांशु के पुराने जासूस कमांडर को उसके खिलाफ भड़का देता है। जब हेसिमो डांशु की फिक्र में भेष
बदलकर एक दासी के रूप में उसके पास पहुंचती है तो डांशु उसे तुरंत पहचान लेता है। हे सिमो उसे एक सुरक्षा कवच देती है कि मुसीबत में वो उसे पुकार सके। तभी डांशु का एक वफादार सिपाही दुश्मनों के हत्थे चढ़कर बुरी तरह घायल हो जाता है। डांशु अकेले ही उसे बचाने निकल पड़ता है, जहाँ उसका सामना अपने ही पुराने खूंखार बॉस से होता है। वो पुराना बॉस डांशु पर भारी पड़ता है और डांशु मरणासन्न हालत में पहुंच जाता है। डांशु के खतरे को भांपकर हे सिमो पलक झपकते ही वहाँ प्रकट होती है और गुस्से में आकर उस बॉस को मौत के घाट उतार देती है। मगर बिना इजाजत इंसानी दुनिया में किसी को मारना जादुई अदालत के नियमों के खिलाफ था। हे सिमो खुद को कानून के हवाले कर देती है, जहाँ उसे बेहद दर्दनाक सजा दी जाती है। कमजोर होने के बाद हर कोई सोच रहा था कि रानी अपनी गद्दी यानके को सौंपेंगी, पर वो सबको हैरान करते हुए अपनी सारी ताकत और सत्ता जियांगाई के हाथों में सौंप देती है। यान के ऊपर से तो रानी की परवाह करने का नाटक करता है, पर पीठ पीछे वो हे सिमो को एक अदृश्य जादुई पिंजरे में कैद कर देता है, जो धीरे धीरे रानी की बची खुची ताकत को भी सोख रहा था। इसके बाद यान के रानी के जाली दस्तखत का इस्तेमाल करके जियांगाई पर खजाना चोरी का झूठा इल्जाम लगाता है और खुद गद्दी पर कब्जा कर लेता है। जान बचाने के लिए जियांगाई छिपे हुए ठिकाने पर चली जाती है और उस पुराने विलेन को सुधरने का एक आखिरी मौका देती है। गद्दी मिलते ही यान के सारे कड़े नियम हटा देता है, जिससे पूरी जादुई दुनिया में कत्लेआम और अराजकता फैल जाती है। उधर इंसानी दुनिया में डांशु लगातार कई जंग जीतकर बड़ा मुकाम हासिल कर लेता है, पर हे सिमो से कोई संपर्क न हो पाने के कारण उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। उधर कैद में बंद हे सिमो को रिझाने के लिए यान के उसे कीमती तोहफे देता है और डांशु की दी हुई हर एक निशानी को बेरहमी से तबाह कर देता है। कैद में होने के बावजूद हे सिमो सेनापति यानके का मजाक उड़ाती है, क्योंकि वो जान चुकी थी कि उसका प्यार झूठा है और उसका असली मकसद सिर्फ गद्दी पाना है। जब यानके को पता चलता है कि डांशु रणभूमि में घायल है तो वो उसे मारने इंसानी दुनिया पहुंच जाता है, मगर डांशु की जादुई तलवार यानके को रोककर उल्टा उसे ही घायल कर देती है। ऐन वक्त पर गुरु फेंक वहाँ आकर डांशु की रक्षा करते हैं, पर इस लड़ाई के बाद यानके तो भाग जाता है, लेकिन फेंक खुद कमजोर होकर गिर पड़ते हैं। डांशु के पूछने पर वो झूठ कह देते हैं कि रानी अपने काम में व्यस्त हैं। बाद में गुरु फेंक अपनी दासी से कहते हैं कि ये सब एक बहुत बड़े विनाश की तरफ इशारा कर रहा है। उधर जंग के मैदान में दुश्मन सेना अजीब तरीके से लड़ रही थी, क्योंकि उन्हें दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था। ये सब डांशु के पुराने साथी लूदा के बनाए उस जहर का असर था, जो इंसानों के होश सुन्न कर देता था। इसी तरह देखते देखते 5 साल बीत जाते हैं। डांशु कई राज्य तो वापस जीत लेता है, पर हे सिमो की कोई खबर न मिलने और जादुई फूल के असर से वो खुद धीरे धीरे अपनी इंद्रियां खोने लगता है। उधर कैद में हे सिमो को मनाने के लिए यान के जादुई ताकतों से छोटे जानवर और जिंदा चीजें बनाने लगता है, पर वो इस बात से अनजान था कि रानी चालाकी से उसकी खुद की ऊर्जा को सोख रही थी, ताकि अपनी खोई हुई जादुई ताकत वापस पा सके। तभी कहानी में सबसे बड़ा राज खुलता है। हे सिमो को पता चलता है कि 300 साल पहले उसके पिता की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद सेनापति यानके ने की थी, और उस खूंखार विलेन ने ये सब देखा था, इसलिए उसे फंसाया गया था। अब तक हे सिमो की जादुई ताकत पूरी तरह वापस आ चुकी होती है और यानके कमजोर पड़ चुका था। अपनी हार तय देखकर यानके महल का सबसे गुप्त और शक्तिशाली हथियार चुराकर वहाँ से भाग खड़ा होता है। हे सिमो आजाद होते ही सबसे पहले जादुई दुनिया के बिगड़े हालात को संभालती है और व्यवस्था बहाल करने के बाद पूरे 5 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार डांशु से मिलने इंसानी दुनिया पहुँचती है। इतने सालों के दर्द और इंतजार से थका हारा डांशु जैसे ही हे सिमो को देखता है, दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। हे सिमो बताती है कि वो बगावत को शांत करने में फंसी थी। वो डांशु के साथ कुछ पल बिताने के लिए अपनी स्वाद की शक्ति उससे बदलती है और सालों बाद पहली बार भरपेट खाने का आनंद लेती है। उनके वफादार साथी भी इस छोटी सी दावत का हिस्सा बनते हैं, मगर जैसे ही हे सिमो वापस लौटती है, इस जादुई अदला बदली के घातक असर से डांशु को खून की उल्टियां होने लगती हैं। गुरु फेंक उसे चेतावनी देते हैं कि अगर जिंदा रहना है तो आप दोबारा कभी शक्तियों का सौदा मत करना। उधर भागा हुआ यान के दुश्मन देश के हाई प्रीस्ट लूदा को अपने काबू में कर लेता है और उसके जरिए डांशु को धीमा जहर दिलवा देता है। पहले से ही कमजोर डांशु की हालत बेहद नाजुक हो जाती है। जादुई दुनिया में बैठी हे सिमो को जब डांशु के इस खतरे का एहसास होता है तो वो सच जानकर सीधे लूदा के पास एंटीडोट मांगने पहुंचती है, मगर यानके के इशारे पर लूदा बदले में उससे जादुई लालटेन मांग लेता है। डांशु की जान बचाने के लिए हे सिमो अपनी सत्ता का सबसे बड़ा प्रतीक वो जादुई लालटेन भी सौंपने का फैसला कर लेती है। वो भारी मन से डांशु के पास उसे हमेशा के लिए अलविदा कहने आती है, जहाँ उसे पता चलता है कि डांशु पिछले 5 सालों से धीरे धीरे अपने सारे सेंसेस खो रहा था। जब डांशु अपनी आखिरी बची हुई सुनने की शक्ति भी हे सिमो को सौंपने की बात करता है तो हे सिमो का दिल भर आता है। वो उसे और कमजोर नहीं देख सकती थी, इसलिए पत्थर दिल बनकर उससे ब्रेकअप कर लेती है और कहती है कि जो चीज उसकी किस्मत में नहीं है वो कभी उसकी नहीं हो सकती। दूसरी तरफ सेनापति यान के चालाकी से जादुई लालटेन तो हासिल कर लेता है, पर वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि लालटेन ने खुद हे सिमो को अपना वारिस चुना था। रानी को मजबूर करने के लिए यान के डांशु को किडनैप कर लेता है। इसी बीच रणभूमि पर भयंकर हमला होता है, जहाँ उनका वफादार साथी चेंगयांग बहादुरी से लड़ते हुए कई तीरों
दिलों से छलनी होकर शहीद हो जाता है। मरते वक्त चेंगियांग हे सिमो का नाम पुकारता है और रानी तुरंत वहाँ पहुँच जाती है। अपने सबसे वफादार साथी का शव देखकर हे सिमो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पुरानी रस्म के मुताबिक उसे उसके पिता के पास दफन कर देती है। जब हे सिमो नोटिस करती है कि डांशु मैदान में नहीं है तो वो समझ जाती है कि ये यान के की करतूत है। यान के डांशु को मजबूर करता है कि वो जादुई फूल से हे सिमो की ताकतें सोख ले, पर डांशु ऐसा कुछ नहीं करता। तभी वहाँ एक और ट्विस्ट आता है। लूदा अचानक आगे बढ़कर उस जादुई लालटेन को खुद निगल जाता है, पर एक आम इंसान होने के कारण वो उसकी बेपनाह ताकत संभाल नहीं पाता और तड़पने लगता है। यान के उसे लेकर वहाँ से भाग खड़ा होता है और हे सिमो डांशु को बचा लेती है। हे सिमो डांशु को वापस सुरक्षित कैंप में लाती है और गुरु फेंग को उसका ख्याल रखने को कहती है। यहाँ वो आखिरकार सच बताती है कि उसने ब्रेकअप सिर्फ इसलिए किया ताकि डांशु शक्तियों के सौदे में अपनी जान न गंवा दे। जाने से पहले वो उसे चेंगियांग की मौत की खबर देती है, जिसे सुनकर डांशु पूरी तरह टूट जाता है। हे सिमो डांशु की दवा बनाने वापस जादुई दुनिया लौट जाती है, जहाँ चेंगियांग की अधूरी इच्छा एक साए के रूप में उसके पीछे पीछे चली आती है। उधर लालटेन निगलने के बाद लूदा अब यानके को ब्लैकमेल करता है कि वो उसे जादुई शक्तियाँ सिखाए ताकि वो इस जंग को जीत सके और हे सिमो का नामो निशान मिटा सके। इंसानी दुनिया के सैन्य कैंप में मातम छा जाता है क्योंकि उनके शूरवीर अपनी जान देकर राज्य का झंडा वापस ले आए थे। उधर राजधानी में गलतफहमी के कारण सम्राट को लगता है कि डांशु बगावत कर रहा है, जबकि सच तो ये था कि भ्रष्ट मंत्रियों ने राजा का आदेश डांशु तक पहुंचने ही नहीं दिया था। राजा गुस्से में मरने से पहले एक आखिरी वसीयत लिखता है, जिसमें डांशु को सीधे मौत की सजा देने और उसके वफादार दोस्त फंग शियानिये को तरक्की देने का हुक्म था। राजा की मौत के बाद डांशु का एक और दोस्त वांगजिन, जो असल में छिपा हुआ राजकुमार था, नया सम्राट बनता है। मगर तभी वो वसीयत चोरी हो जाती है और फंग शियानिये समझ जाता है कि उसके दोस्त डांशु की जान अब बहुत बड़े खतरे में है। अपने जिगरी दोस्त डांशु को बचाने के लिए फंग शियानिये खुद सारी जिम्मेदारी अपने सिर ले लेता है। जब वो भरी अदालत में डांशु के खिलाफ सबूत पेश किए जाने पर डांशु का बचाव करता है तो भ्रष्ट मंत्री उस पर सवाल उठाते हैं। अपने दोस्त को बेगुनाह साबित करने और उसे मौत के मुंह से निकालने के लिए फंग शियानिये भरी महफिल में खंभे से सिर टकराकर सुसाइड कर लेता है। नया सम्राट तुरंत उस भ्रष्ट मंत्री को मौत की सजा दे देता है। डांशु की बहन जिंग युवान इस खबर से पूरी तरह बिखर जाती है और उस जगह जाकर रोती है जहाँ वो आखिरी बार उससे मिली थी। उसे ये नहीं पता था कि वो विद्वान कोई और नहीं बल्कि उसके बचपन का भाई था। उधर डांशु को जब अपने सबसे अजीज दोस्त की मौत का आखिरी खत मिलता है तो वो इस गहरे सदमे से खून की उल्टियां करता हुआ बेहोश हो जाता है और ठीक इसी वक्त हे सिमो अपनी तपस्या से बाहर आती है। तपस्या से बाहर आते ही हे सिमो अपनी जादुई ताकतों से बनाई वो खास दवा लेकर डांशु के पास पहुंचती है, क्योंकि इंसानी दुनिया की कोई दवा उस पर काम नहीं कर रही थी। होश में आते ही डांशु उससे अपने मरे हुए दोस्त से मिलवाने की गुजारिश करता है, पर दोनों जानते थे कि उसका दोस्त अब अपनी सारी इच्छाएं छोड़कर मुक्ति पा चुका है। नया सम्राट अपने उस जिगरी दोस्त की याद में नांडू शहर के बाहर एक शांत कब्र बनवाता है, जहां डांशु छुपकर उसे अपनी आखिरी श्रद्धांजलि देता है। डांशु को एहसास हो चुका था कि उसके पास भी अब वक्त बहुत कम है, इसलिए वो अपने दोस्त के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ गद्दी छीनने के बाद सेनापति यान के पूरी तरह पागल हो चुका था। वो जंग के मैदान में खूंखार और आवारा आत्माओं की फौज छोड़ देता है, जो बिना किसी फर्क के दोनों तरफ के सैनिकों पर बेरहमी से हमला करने लगती है। इस तबाही को रोकने के लिए हे सिमो खुद मैदान में उतरती है, जबकि गुरु फेंग अपनी जादुई ताकतों से सैनिकों के हथियारों को उन बुरी आत्माओं से लड़ने के काबिल बनाते हैं। हे सिमो यान के पर भारी पड़ती है, पर तभी वो विलेन लूदा बीच में आकर अपने अंदर मौजूद जादुई लालटेन को नष्ट करने की कोशिश करता है, जिससे हे सिमो की जान खतरे में पड़ जाती है। ऐन वक्त पर यान के अंदर की बची हुई इंसानियत जागती है और वो हे सिमो को बचाने के लिए खुद लूदा से भिड़ जाता है। हे सिमो जब कमजोरी की वजह से मौत के करीब पहुंच रही होती है, तभी उसे सामने मुस्कुराते हुए डांशु का साया दिखता है और साथ ही शहीद हो चुके चेंगियांग की आत्मा भी उसे पुकारती है। जादुई दुनिया में उनके बाकी साथी बची हुई बुरी आत्माओं को रोक लेते हैं। आखिरकार हे सिमो के हाथों यानके का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। तभी डांशु सही समय पर वहां पहुंचता है और जैसे ही लूदा पीछे से हे सिमो पर वार करने की कोशिश करता है, डांशु तलवार के एक ही झटके में उसे ढेर कर देता है। लूदा के मरते ही वो जादुई लालटेन उसके शरीर से बाहर निकलकर सीधे चेंगियांग की वफादार आत्मा में समा जाती है और हे सिमो उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लेती है। इस महायुद्ध को जीतने और अपने राज्य के सभी 17 प्रांतों को आजाद कराने के बाद डांशु अपनी सेना की कमान सम्राट को वापस सौंप देता है और अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा के लिए रिटायर हो जाता है। वो अपने सभी वफादार साथियों से आखिरी विदाई लेता है, जहां उसके 2 खास दोस्तों की प्रेम कहानी भी मुकम्मल हो जाती है। इसके बाद डांशु और हे सिमो अपनी बची हुई जिंदगी साथ बिताने के लिए उसी बचपन जैसे दिखने वाले घर में रहने लगते हैं। इसी बीच एक और बड़ा खुलासा होता है कि गुरु फेंग की दासी कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक अमर देवी थी, जो पिछले 10 सालों से उनके साथ थी और दोनों के बीच गुपचुप प्यार पनप रहा था। आखिरकार हे सिमो खुद आगे बढ़कर
देखकर डांशु को शादी के लिए प्रपोज करती है और डांशु तुरंत मुस्कुराकर हाँ कह देता है। दोनों की शादी जादुई दुनिया में बेहद भव्य तरीके से संपन्न होती है, पर डांशु ने हे सिमो के लिए अपना सबसे बड़ा और आखिरी बलिदान पहले ही सोच रखा था। शादी के मंडप की तरफ बढ़ते हुए डांशु गुरु फेंग के दिए उस जादुई फूल को एक्टिवेट कर देता है और अपनी पांचों इंद्रियां हमेशा के लिए हे सिमो को दान कर देता है। पलक झपकते ही हे सिमो की दुनिया बदल जाती है। वो पहली बार चारों तरफ सुर्ख लाल रंग देखती है, संगीत सुनती है, हवा और आंसुओं का स्वाद महसूस कर पाती है। अपनी इंद्रियां दान करने की वजह से डांशु का शरीर अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका था। फिर भी दोनों हिम्मत करके शादी की सारी रस्में पूरी करते हैं। जादुई दुनिया की कड़कड़ाती ठंड डांशु की हालत को और ज्यादा बिगाड़ रही थी, इसलिए शादी के तुरंत बाद दोनों इंसानी दुनिया के एक शांत पहाड़ पर अपनी वेडिंग नाइट बिताने चले जाते हैं। डांशु आखिरी बार मुस्कुराकर जियांगाई से वाइन मंगवाता है और दोनों शादी की आखिरी रस्म पूरी करते हैं। लेकिन तभी डांशु का शरीर उसका साथ छोड़ देता है। वो हे सिमो को ठीक से चूम भी नहीं पाता और अचानक खून की उल्टियां करता हुआ उसकी बाहों में दम तोड़ देता है। हे सिमो बुरी तरह बिखर जाती है और अपनी सारी जादुई ताकतें लगाने के बाद भी उसे बचा नहीं पाती। इस दुनिया से विदा होते वक्त डांशु के दिल में हे सिमो को अकेला छोड़ने का एक बहुत बड़ा ऑब्सेशन रह जाता है। उसका ये अधूरा प्यार इतना शक्तिशाली था कि वो पूरी तरह मुक्त होने के बजाय एक भटकती हुई रूह यानी एक खूबसूरत घोस्ट जेलीफिश का रूप ले लेता है और वापस हे सिमो के इर्द गिर्द मंडराने लगता है। उधर हे सिमो जादुई दुनिया में लौटकर सबके सामने हमेशा के लिए रानी का पद छोड़ने का ऐलान कर देती है। वो जादुई लालटेन के नए वारिस चेंगयांग को गद्दी सौंप देती है। शुरुआत में लोग चेंगयांग के कम तजुर्बे को देखकर हिचकिचाते हैं, पर जियांगाई के झुककर सलाम करते ही पूरी सभा चेंगयांग को अपना नया राजा स्वीकार कर लेती है। चेंगयांग को भी एहसास हो जाता है कि डांशु एक साये के रूप में अपनी अधूरी इच्छा के साथ अब भी हे सिमो के पास ही मौजूद है। राजपाट त्यागने के बाद हे सिमो एक आम बंजारे की तरह इंसानी दुनिया में आजाद घूमने लगती है। उसे इस तरह खुश देखकर गुरु फेंग और उनकी देवी भी सुकून की सांस लेते हैं। गुरु फेंग अपनी जादुई गणना से अनुमान लगाते हैं कि डांशु और हे सिमो की किस्मत का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है और वो दोनों फिर मिल सकते हैं। कहानी के आखिरी सीन में हे सिमो चलते चलते अचानक रुक जाती है, जैसे उसने अपने बेहद करीब किसी की मौजूदगी को महसूस किया हो। तभी वो जादुई जेलीफिश धीरे धीरे तैरती हुई उसके पास आती है। हे सिमो के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो उस साये से कहती है, मेरे साथ ही रहना, अब कहीं खो मत जाना। इसके बाद दोनों हमेशा के लिए एक साथ आगे बढ़ जाते हैं और इसी के साथ डांशु और हे सिमो का यह बेहद खूबसूरत, अनोखा और भावनाओं से भरा सफर यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको इन दोनों की ये प्यारी सी प्रेम कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही ऐसी ही और भी मजेदार और शानदार ड्रामों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।